गौतम, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान। आज हम एमए शिक्षा, एमए इन एजुकेशन सेकेंड ईयर का पर्यावरण शिक्षा विषय पेपर 6 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे इस विषय के अंतर्गत बहुत सारी यूनिट डिवाइडेड हैं, जिसमें 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट है, आज उस फर्स्ट यूनिट से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके बारे में आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मीनिंग है, पर्यावरण का अर्थ है, कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण का संप्रत्य है, एवं फंक्शन ऑफ एजुकेशन, पर्यावरण की जो प्रक्रियाएं हैं, फंक्शंस है, कार्यशैली हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत इसी के साथ एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्यों को बताया जाएगा, जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। इसी के साथ ही हम रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड स्कूल, इसके बारे में हम इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पर्यावरण किस तरह से एक फैमिली के साथ बिलोंग करता है, फैमिली में रहता है, एक सोसाइटी में एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, और साथ ही स्कूल के अंदर जो कि एक विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता है, उसे पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कितनी जानकारी है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फर्स्ट यूनिट में हम बात करते हैं एनवायरनमेंट, जैसा कि शब्द अपने आप में प्रभावित है, जो कि ये बताता है कि हम जो जीव है, जीव प्राणी है, क्योंकि हम जो स्वयं है, व्यक्ति स्वयं है, वो एक प्राणी जगत है। प्राणी के साथ साथ कुछ ऐसे तत्व भी हमारे पर्यावरण के अंदर समाहित होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं आपके, पशु पक्षी हैं आपका जो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत अगर हम देखें, अजैविकों के अंतर्गत देखें, जैविकों के अंतर्गत देखें, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट के अंदर देखी जाती हैं। पर्यावरण ब्रह्मांड के 9 ग्रह माने गए हैं। आप ये सभी जानते हैं कि 9 ग्रहों में से अगर हम किसी भी एक ग्रह को अलग कर दें, तो हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, हमारी सारी क्रियाएं एक असंतुलन की स्थिति व्याप्त कर देती हैं। 9 ग्रहों में से एक पृथ्वी का भी अपना एक अहम स्थान है। सभी ग्रह अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं। इन सभी ग्रहों को अगर देखें तो पर्यावरण इन सभी ग्रहों के द्वारा ही चलता रहता है। पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी की बात आती है। पृथ्वी पर रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर पशु पक्षी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और साथ ही बहुत सारी ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन सभी जीवों में ये सारी चीजें समाहित रहती हैं। अगर वैदिक कालीन स्थिति के आधार पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करें कि पर्यावरण न केवल आज का विषय रहा है, पर्यावरण जब से जीव की उत्पत्ति पर्यावरण के अंतर्गत हुई है, तभी से ही ये देखा जाता है कि पर्यावरण शुरू होता आया है। पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, ब्रह्म के अंतर्गत अगर हम बात करें पर्यावरण विषय का जन्म किस तरह से हुआ, पर्यावरण विषय अपने आप में बच्चों को एक ऐसी अवेयरनेस देने के लिए हुआ कि ताकि विद्यार्थी और साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक इस पर्यावरण विषय को समझ सके। साथ ही हजारों वर्षों, लाखों वर्षों से ही सूर्य से अलग होकर जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में विकसित हुआ, तभी से पर्यावरण की स्थापना मानी जाती है। इसी के साथ में अगर हम मानव की उत्पत्ति माने, मानव की उत्पत्ति इसी पर्यावरण के अंतर्गत हुई है। पर्यावरण में जब मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव को बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता हुई है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं जल की, जल भी एक पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ एक विषय है, एक तत्व है, जिसके अंतर्गत मानव जल के ऊपर पूर्णतः आश्रित रहता है। वायु है, मृदा है, इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं जो कि मानव को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और पर्यावरण में अपना एक अहम स्थान देते हैं और इस पर्यावरण में एक अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। इसकी अगर बात करते हैं, मनुष्य में भौतिक विकास और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी पर्यावरण की आवश्यकता होती है। पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, पर्यावरण शब्द हिंदी शब्द है जिसे हम अपने आम भाषाओं के आधार पर देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसको हम अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने इसको अलग अलग परिभाषित किया है। एनवायरनमेंट अंग्रेजी शब्द है ENVIRONMENT, जैसा कि आप इस पीपीटी पर देख रहे हैं।
इन्वॉर्मेंट के अंतर्गत आता है, इन्वॉर्म का अर्थ है टू इन सर्किल, टू इन सर्किल। आप जब भी जानते हैं कि हमारे जो आसपास का जो वातावरण है वो पूरा सर्किल है, जो घेराव है, वो इन्वॉर्मेंट कहलाता है। अच्छा, मेंट का अर्थ है फ्रॉम ऑल साइड। फ्रॉम ऑल साइड का मतलब है हमारे बाहरी बाहरी वातावरण, चारों ओर से घिरा हुआ जो वातावरण है वो है इन्वायरमेंट। मीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, अगर अर्थ की बात करते हैं, सराउंडिंग एरिया, हमारे आसपास का टोटल वातावरण, जिसमें हवा का तत्व है, जिसमें जल का तत्व है, जिसमें वायु का तत्व है, ये सारे के सारे तत्व मिलकर एक घेराव पैदा करते हैं, एक परिमंडल पैदा करते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति रहता है। तो ये पूरा इन्वायरमेंट है, और इसे विशेषज्ञों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। कोई इसे पारिस्थितिकी के रूप में जानता है, कोई इसे जलवायु के रूप में जानता है, कोई इसे इस मानव की स्थिति के आधार पर भी जानता है। यह है इन्वायरमेंट। इसी के आगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो एच पिटिंग है, जे.एस. रॉस है, वुडवर्थ है, जैसे कि इस पीपीटी में दिखाया जा रहा है। ए सम टोटल ऑफ द इकोलॉजिकल एलिमेंट्स टू लिविंग बीइंग टू कॉल इन्वायरमेंट। पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक ऐसा भाग है जिसके अंदर पर्यावरण के कारकों का योग होता है। एच पिटिंग का ये कहना है कि जो पारिस्थितिकी है वही एक कारकों का योग है, वही एक इन्वायरमेंट है। एच पिटिंग ने पारिस्थितिकी को इसलिए प्राथमिकता दी, उन्होंने अपनी परिभाषा को एक मूल रूप दिया जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत सारे तत्व समाहित होते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, जल चक्र है। ये सारी क्रियाएं अपने अपने रूप में कार्य करती हैं और एक परिस्थिति का निर्माण करती है जिसके अंतर्गत मानव अपने कार्यों को प्रभावित करता है। तो एच पिटिंग का मानना यह है कि जो पारिस्थितिकी है वो मानव के कारकों का एक तत्व है। इनके अनुसार जे.एस. रॉस ने भी बहुत अच्छी बात कही है, इन्वायरमेंट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स विद द इन्फ्लुएंस अस। जो पर्यावरण है व्यक्ति को प्रभावित करता है। जनरल सी बात है, हम सभी इस तथ्य से, इस बात से, जे.एस. रॉस की बात से हम पूर्णतः सहमत होंगे कि पर्यावरण किस तरह से हमें आजीवन प्रभावित करता है, हमें हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि बिना पर्यावरण के व्यक्ति का, मानव का जीवन संभव नहीं है। इसी द्वारा जे.एस. रॉस ने अपनी बात को इन शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया है। जे.एस. रॉस की बात को अगर हम थोड़ा सा अलग रूप में लेके जाएं कि जो इन्वायरमेंट है हमें एक्सटर्नल फोर्स देता है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक तो इंटरनल फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल है जो व्यक्ति के, मानव के अंदर जो फोर्स होता है, जिसके अंदर मानव अपना जो विकास करता है, वो सारी क्रियाएं इसके साथ चलती हैं। और इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वो है जो हमें बाहरी रूप में प्राप्त होता है पर्यावरण के द्वारा, जो हमें निरंतर, जब हम छोटे होते हैं, एक शिशु अवस्था में होते हैं, शिशु अवस्था से हम प्रौढ़ावस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में वृद्धावस्था में आते हैं, तब तक हमें इन्वायरमेंट किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहता है। अब बात आती है वुडवर्थ ने भी अपनी इसी तरह से प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में बात कही है कि इन्वायरमेंट कर्व्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैज एक्टेड अपॉन इंडिविजुअल साइंस एक्सटेंशंस ऑफ लाइफ। इनका कहना यह है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी जो तत्व हैं, वो पर्यावरण को आजीवन प्रभावित करते हैं, और इसके अंदर प्रभावित करने के लिए सभी तरह के बाहरी तत्व प्रभावित करते हैं। जे.एस. रॉस ने तो केवल बाहरी तत्व के अंतर्गत केवल एक ही बात को लिखा है कि केवल व्यक्ति को बाह्य शक्ति प्रभावित करती है, और जबकि इसके अंदर वुडवर्थ ने अपनी जो बात कही है, बस बात दोनों की एक ही है, पर थोड़ा थोड़ा सा अंतर ये देखा जाता है कि हर विशेषज्ञ की अपनी एक सोच होती है, वो अपनी सोच को अपने तरीके से बात बताना चाहता है। उसी में वुडवर्थ ने भी अपनी ये बात की, भारी शक्तियों का आजीवन प्रभाव, और जे.एस. रॉस ने भी यही बात कही कि भारी तत्वों का आजीवन प्रभाव, पर प्रभाव तत्वों के रूप में होता है, वहां बाहर शक्तियों के रूप में होता है। ये है कुछ ऐसी परिभाषाएं जो अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा दी गई हैं। अब है डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के आयाम की बात करें तो हम भारतीय संस्कृति के अनुसार हम आयामों को हम 4 रूपों में देखते हैं। पहले हम उसकी बात करते हैं, उसके बाद में हम डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर आयाम 4 प्रकार के बताए गए हैं। अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है और उद्भिद है। अंडज के अंतर्गत आते हैं जो अंडे से पैदा होने वाले जितना भी जीव है, जैसे सांप हैं, कीड़े हैं, ये सभी अंडज प्रकृति के अंतर्गत देखे जाते हैं। अंडज जो जीव है वो अंडे के रूप में अंडे के अंदर अपना एक जीव का निर्माण करता है, और उसके आधार पर जो जीव है वो अपने प्रकृति में अपना स्थान प्राप्त करता है, वो अंडज कहलाता है।
कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा कि बारिश के समय पर या उनका जो प्रजनन अवस्था होती है उस समय जो अंडे हैं वो एक साथ फूटते हैं और बहुत सारे कीड़े निकल करके सामने आते हैं, तो वो अंडज अवस्था कहलाती है। पिंडज अवस्था एक गर्भ पिंड के अनुसार होती है, जो कि मानव शरीर में और जंतु शरीर के अंदर में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम देते हैं मनुष्य एक गर्भ धारण मनुष्य के अंतर्गत जो जीव है वो एक गर्भ के रूप में अपना प्रकृति में अपना स्थान प्राप्त करता है। इसी के साथ ही आता है जानवर है। जानवर में आप देखते हैं कि गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारी एक गर्भावस्था के आधार पर अपने जीव को प्रकृति के अंदर लाती हैं। स्वेदज, स्वेदज के अंतर्गत अगर हम देखें कि शरीर पर अगर पसीने की बदबू आती है तो और बालों के अंदर अगर किसी तरह की गंदगी रहती है तो वहाँ पर जुएं पैदा हो जाते हैं, तो वो एक स्वेदज अवस्था होती है जो शरीर के पसीने या शरीर के किसी असामाजिक रूप से अपना कार्य करते हैं। माफ कीजिएगा, असामाजिक नहीं बोला जाएगा इसको बोला जाएगा कि जो पसीने से या मैल से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं जूं है, चीलर है, ये सारे के सारे स्वेदज के अंतर्गत आते हैं। उद्भिज के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो उद्भिज में जमीन के अंदर जो पौधे हैं, जो जमीन के अंदर जो पौधे उगाए जाते हैं वो इस उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। उद्भिज उसे कहते हैं जो जमीन के अंदर जब हम पौधे को उगाया जाता है जमीन के अंदर ही अपना सब्जियों का निर्माण करते हैं, जैसे आलू है, जमीकंद है, मूलकंद है, मूली है, ये सारी जो चीजें जो जमीन के अंदर बनती अपना निर्माण करती हैं, तो इसे हम उद्भिद के नाम से जानते हैं। तो इस तरह भारतीय संस्कृति में इसे 3 रूपों में देखा गया है। और इसी के आधार पर अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, जनरली हम विशेषज्ञों के आधार पर ये माना गया है कि डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रकृति के जो आयाम हैं 3 प्रकार के होते हैं: फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, फिजिकल मतलब भौतिक जो पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण, जितना भी हमारा आसपास का जो भौतिक तत्व है जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं अलग अलग रूप में अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं, जैसे कि वायु है, जल है, पृथ्वी है, मिट्टी है, ये सारी की सारी हमारे भौतिक आयाम हैं। भौतिक आयामों को अगर हम बात करते हैं तो इस पे गंभीर प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। वर्तमान में भौतिक आयामों के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें प्रभावित कर रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा अहम जो प्रक्रिया है वो मानव की रही है। मानव इसका हस्तक्षेप कर रहा है, अदोहन कर रहा है, जिसके कारण हमारे भौतिक आयाम दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। भौतिक आयाम के अंतर्गत हम देखते हैं कि भौतिक आयाम में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग रूप में बात कर सकते हैं। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। स्थल मंडल की बात करते हैं, जो स्थल में रहने वाले जो चीजें हैं तो वो उसे कहते हैं हम स्थल मंडल। जल मंडल, जल में रहने वाले जो जीव हैं उसे जल मंडल, और वायु में रहने वाले जो जीव हैं वायुमंडल। मतलब मनुष्य को, जीव को स्थल की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है और वायु की आवश्यकता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, स्थल में पहाड़ हैं, पठार हैं, आपका जो रेतीला मैदान है, वो सारे के सारे स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि भौतिक आयाम को 3 के अंतर्गत देखा गया, जिसमें जल मंडल, जल है जो जानते हैं सभी, जल मनुष्य का सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है, बिना जल के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। जल मंडल, तो जल के अंदर भी जीव को भी उतनी ही जल की आवश्यकता होती है, मनुष्य को भी उतनी ही आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो ये भौतिक आयाम के अंतर्गत आते हैं। मतलब भौतिक आयाम में जल मंडल की अपनी एक अलग स्थान है, अलग प्राथमिकता है। भौतिक आयाम के अंतर्गत स्थल मंडल है। स्थल मंडल के अंतर्गत हमने बात कर ली, वायुमंडल के बारे में बात कर ली और हमने जल मंडल के बारे में बात कर ली। इसी के आधार पर हम भौतिक आयामों को हम 6 रूपों में देखते हैं। पहला है लोकेशन, स्थलाकृति। स्थलाकृति कैसी होती है? आप देखते हैं हर क्षेत्र की स्थलाकृति अलग अलग होती है। अगर रेगिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ की स्थलाकृति बहुत अलग है। यहाँ पर
रेत ही जो की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, रेतीला स्थान होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पर जल की मात्रा अगर जहाँ पर जल का कटाव क्षेत्र ज़्यादा है, जल क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पर जल की स्थिति देखी जाती है। कहीं ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे अगर दार्जिलिंग की बात करें तो वहाँ पहाड़ियों का इलाका है, वहाँ पर जो कृषि होती है वो स्थल के आधार पर होती है, वहाँ पर चाय के बागान उगाए जाते हैं, चाय की पत्ती उगाई जाती है। लोकेशन स्थिति के आधार पर अगर एक ये बात भी सामने आती है कि पर्यावरण के अंतर्गत स्थलाकृति का भी अपना एक स्थान है। स्थलाकृति के आधार पर ही जीव जंतु तथा साथ में पर्यावरण अपने अपने रूप में कार्य करता है। स्थलाकृति की एक स्थिति होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ज्यामितीय स्थिति और एक है सामुद्रिक स्थिति। ज्यामितीय एक भू क्षेत्र के आधार पर देखी जाती है और सामुद्रिक स्थिति है समुद्र के आधार पर देखी जाती है। जहाँ का समुद्र का इलाका है वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ जो समुद्र के अंदर नमक है, जो लवण क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर फसलों का होना उतना प्रभावकारी नहीं होगा, फसल नहीं होगी उतनी ज़्यादा जितना कि हम अन्य क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ पर मीठे पानी है, मीठे पानी की स्थिति है। तो स्थलाकृति इस आधार पर कार्य करती है जहाँ पर पानी का जिसमें लवण तत्व हो, जिसमें लवण तत्व न हो, मतलब नमक का क्षेत्र ना हो, पानी के अंदर नमक का क्षेत्र ना हो, तो उस आधार पर स्थलाकृति अपना कार्य करती है। ज्योग्राफिकल अगर देखते हैं तो इसके अंतर्गत बात आती है भू स्थलाकृति, जिसके अंतर्गत हम दो तीन रूपों में इसकी स्थिति देखते हैं। स्थलाकृति अगर पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है और क्षेत्रफल के आधार पर धरातलीय क्षेत्र है। धरातलीय क्षेत्र हमारे पूरे भारतवर्ष में 27% तक देखा जाता है। 27%, मान लीजिए आप 27% अगर धरातलीय क्षेत्र है तो वहां पर फसलों का उत्पादन किया जाता है, वो भी उस आधार पर किया जाता है जब अगर वहां का एनवायरमेंट फसल के आधार पर कार्य कर सके। दूसरा है पठार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 18% जो क्षेत्र देखा जाता है और साथ ही मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ 55% है। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर जनसंख्या निवास करती है और साथ ही साथ इसका फसलों के लिए भी मतलब कृषि उत्पादन कार्य भी देखा जाता है। आता है क्लाइमेट में आता है हमारा जलवायु कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, क्योंकि जलवायु मानव के लिए अपना एक अहम स्थान है, जो क्योंकि व्यक्ति है जो सामाजिक जीवन जीता है। सामाजिक जीवन के आधार पर व्यक्ति सांस्कृतिक कार्य है, उसका सामाजिक कार्य है, उसका मानसिक कार्य है, उसका आर्थिक कार्य, ये सारे कार्य निर्भर करते हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ में जैसे ठंडे प्रदेश की बात करते हैं, इसमें ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में कार्य करता है। जो ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में जलवायु किस तरह से कार्य करती है, आप देखते हो ठंडे प्रदेश में जो जानवर हैं वो उनके शरीर पे काफी ज्यादा बाल होते हैं और बालों के आधार पर वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो उन जानवरों के बालों को निकाल लेते हैं और उसके आधार पर उसका अपना आर्थिक रूप से भरण पोषण करते हैं, उसको मार्केट में जाकर के बेचते हैं और अलग अलग तरह के उत्पादन का कार्य किया जाता है और अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से जलवायु अपने अपने क्षेत्रों पर कार्य करती है। इसी के आधार पर अगर हम बात करते हैं वाटर बॉडीज की, जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडीज के अंतर्गत बहुत सारी होती है। जो जल की जो आवश्यकता है, जल का जो प्रकार है वो उसी आधार पर कार्य करता है। जल राशियां अपन सभी जानते हैं कि जल की मात्रा 73% मानी गई है। उससे पहले 70 मात्रा जल की ज्यादा थी, क्योंकि वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा उपभोग मनुष्यों द्वारा, जैसा कि हम भी जानते हैं कि हम अपने घरेलू कार्यों में भी जल की सबसे ज्यादा उपयोगिता रखते हैं। बिना जल के न तो हमारा दैनिक कार्य बिना जल के हो पाता है। दैनिक कार्य अगर बिना जल के ना हो पाना, क्योंकि जनसंख्या करोड़ों में अरबों में चल रही है, तो अरबों की जनसंख्या के लिए पानी की उतनी ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो पानी की जो क्षेत्र है उसमें सारा 73% जो पानी का क्षेत्र है उसमें सारा पानी पीने योग्य नहीं होता है। उसमें से कुछ पानी ऐसा है जो नमक के आधार पर, जो कि समुद्री क्षेत्र है, और उसी के आधार पर ही अगर हम देखें कुछ मीठा जो क्षेत्र है वो उपयोग में लेने वाला होता है। तो जल राशियां भी अपने अपने रूप में कार्य करती है। जल का प्रभाव अगर हम देखें, जल की उपयोगिता देखें तो मानव में 80% रक्त पाया जाता है। रक्त में कुछ प्रतिशत है जिसके अंतर्गत जल का भी अपना एक कार्य होता है, क्योंकि मानव को जल की जितनी आवश्यकता होती है, जल के आधार पर भी उसका जीवन चलता है। और जल के आधार पर अगर हम देखें
तो मानव प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों में कार्य करता है। इसी के बाद में आते हैं सॉइल्स, मृदा। मृदा के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि मृदा भौतिक तत्व है। भौतिक तत्वों में मृदा अपने अपने रूपों में ही देखी जाती है। मृदा कई प्रकार की होती है, ये भी आप जानते हैं। काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। अब ये सारी अलग अलग प्रकार की मिट्टियां अपने अलग अलग रूपों में कार्य करती हैं। कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जिनमें हम फसल का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में कर सकते हैं, और कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जिसमें फसल का उत्पादन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता। वो उस मिट्टी के अंतर्गत हम कुछ ही फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। मिट्टी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट जो प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, कत्थई मिट्टी है, और ये अलग अलग तरह का व्यवसाय करती है और अलग अलग तरह के व्यवसाय को जन्म देती है। मिनरल्स खनिज पोषक तत्व। पोषक तत्व बहुत सारे हैं। कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, सोडियम है, अलग अलग तरह के पोषक तत्व हैं। आप सभी जानते हैं कि मिनरल्स ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। अब जब पौधा है, पौधा जो अपना जो ग्रोथ करता है वो इसी आधार पर करता है, क्योंकि उसका जो रोपण होता है वो मिट्टी के अंदर होता है। मिट्टी के अंदर होने की वजह से जितने भी पोषक तत्व हैं वो पेड़ पौधों को चले जाते हैं, और पेड़ पौधों से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे मान लीजिए आप, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं फल वगैरह हम खाते हैं, हम सब्जियों का उपयोग करते हैं, हम दालों का उपयोग करते हैं, इन सारी चीजों में ही मिनरल्स अपने आप स्वतः ही, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है, सारे के सारे मिनरल्स आपको उन्हीं के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं इसी तरह का एक अपन एग्जांपल ले तो नींबू है। नींबू में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। कैल्शियम का उपयोग करना है आपको तो नींबू आपको बताया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है तो उसमें आपको नींबू और नमक, चीनी, इन सब का उपयोग करना पड़ता है। उसके आधार पर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप देखिए इस एक नींबू तत्व के अंदर कितने सारे मिनरल्स आए कहाँ से। आप सभी जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें पौधों के द्वारा प्राप्त हुई हैं, पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त हुई हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सारे के सारे मिनरल्स उन्हें मृदा से प्राप्त हुआ। मृदा के अंदर जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के अंतर्गत जैसे कि हमने पहले बात कर ली है कि अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं। मिनरल्स का उपयोग खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के अंतर्गत भी अपने अपने रूपों में किया जाता है। खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें मिनरल्स के अंतर्गत जो बातें थी मुख्य जिसके बारे में हमने अपने तरीके से चीजों को समझा है। फिर क्लाइमेट है। इससे फर्स्ट पहला आपका था क्लाइमेट, थर्ड पॉइंट था फिजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी बहुत सारी चीजें थी जिसके अंतर्गत टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, ऑटोमॉस्फियर गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, मिनरल्स है। टेम्परेचर है, ताप भी जलवायु को प्रभावित करता है। जहाँ ताप ज्यादा होगा वहाँ जलवायु गर्म क्षेत्र की होगी, जहाँ ताप कम होगा जलवायु ठंडे क्षेत्र की होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र हमारे भारत के अंदर कुछ क्षेत्र है जो कि ताप बहुत ज्यादा रहता है, जबकि रेगिस्तानी इलाका, और कुछ ताप का उत्तरी भाग है वो सारा का सारा ठंडाई प्रदेश वाला क्षेत्र है, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है। और अगर हम बात करें केवल राजस्थान की, राजस्थान में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पारा बहुत सर्दी के दिनों में टेम्परेचर एकदम नीचे जाता है, जिसमें माइनस तक पहुंच जाता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आप जो पारा है बहुत ऊंचा हो जाता है, मतलब उनका जो लेवल है 45 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जो भारत के अन्य क्षेत्रों में वो पारा 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसमें केरल क्षेत्र को, दक्षिण साउथ को देखा जाता है। तो इस तरह से जलवायु के अंतर्गत अगर देखें तो ताप भी अपना एक प्रभाव रखता है। प्रकाश का भी अपना जलवायु में एक अपना स्थान है। हम देखते हैं कि हम अपनी आंखों के द्वारा प्रकृति में जितने भी कलर को देखते हैं, बैंगनी है, लाल है, नीला है, पीला है, इसका सारा प्रभाव हमारी आंखों में जो प्रकाश का प्रभाव भी देखा जाता है, जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। इस प्रकाश के आधार पर ही हम अलग अलग तरह के कलर देखते हैं। अगर बात करें हम इंद्रधनुष की, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को आप अलग अलग रूपों में देखते हैं, उसमें भी एक साथ सारे इतने 7 कलर को देखना, वो भी एक प्रकाश का ही प्रभाव है। ह्यूमिडिटी में अगर हम देखें, जलवाष्प की मात्रा देखी जाती है, जो नमी क्षेत्र होता है वहाँ ह्यूमिडिटी का क्षेत्र होता है, और ये भी एक जलवायु को प्रभावित करता है। जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा देखी जाती है। और आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी को आप रेगिस्तान में भी महसूस कर सकते हैं कि जब बारिश का मौसम ज़्यादा होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई होती है, तो
जब बारिश धरती पर आती है, धरती पर आती है तो धरती की जो तपिश है वो जब जल के साथ अपना एक संघनन का कार्य करती है, एक क्रिया करती है, उसके आधार पर कुछ नमी के तत्व उत्पन्न होने लगते हैं और वो होती है ह्यूमिडिटी। फिर प्रेशर, दबाव भी अपने अपने रूप में कार्य करता है। दबाव के आधार पर हम देखें, दबाव का क्लाइमेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अगर अपन बात करते हैं जिसके अंदर कोयला है, पेट्रोल है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले कुछ पौधों का भूकंप के अंतर्गत धरती के अंदर जम जाना और उसके आधार पे वो उच्च दाब व ताप लगता है जिसके आधार पर कोयले का निर्माण होता है। अब जब पेड़ पौधा लाखों करोड़ों वर्ष तक भूमि के अंदर दबा, उसमें कुछ वातावरण का ताप लगा, कुछ दाब लगा। दाब के आधार पर देख सकते हैं जब चीज नीचे की ओर धसेगी तो उसमें जितनी भी पहाड़ों और जो परतें हैं वो जब उसके ऊपर आती है तो एक दाब लगेगा। दाब के आधार पर वो धीरे धीरे अपने अंदर एक क्रिया करने लगती है और वो कोयले का निर्माण करने लगती है। इसी तरह जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर अगर अपन देखें पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ, बहुत वैसे आप सभी जानते हैं पर तो अभी एक सोचने वाला विषय है कि पेट्रोल आज वर्तमान समय में पेट्रोल है, कोयला है, ये ऐसे खनिज तत्व हैं, ऐसे चीजें हैं जिसका दिन प्रतिदिन इनकी कमी होती जा रही है। हमें बाहरी इन चीजों का निर्यात किया जा रहा है और कहीं कहीं हम आयात भी कर रहे हैं। तो पेट्रोल का निर्माण अगर बात करें, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु जब भूकंप में मर जाते हैं वो भी एक पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। जब दाब और ताप दोनों लगता है तो वो एक लिक्विड के रूप में एक गाढ़ा द्रव बन जाता है, उस द्रव के आधार पर वो पेट्रोल बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दाब जलवायु पर भी प्रभाव डालते हैं। ऑटोमॉस्फेयर गैसेस, ऑटोमॉस्फेयर गैसेस अपन देखते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ओजोन की जो गैसेस हैं, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि अपने वायुमंडल में अपना अलग अलग प्रभाव डालती है। इसी तरह से H2 की सांद्रता, H2 की सांद्रता के अंतर्गत अगर देखें हाइड्रोजन जो गैस है वो उसकी जो सांद्रता है अन्य गैसों में नहीं देखी जाती है, उसका जो प्रभाव है वो अलग अलग तरीके का होता है। फिर है मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। जितने भी खनिज तत्व हैं वो सारे के सारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये चीजें हैं आपकी मिनरल्स के अंतर्गत। मिनरल्स के अंतर्गत अगर पर्यावरण के जैविक आयाम में बहुत सारे ऐसे तत्व है जो बायोटिकल डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिकल डायमेंशन जैविक आयामों के आधार पर पर्यावरण, जैविक आयामों के आधार पर पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोमॉस्फियर कंपोनेंट, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वो होते हैं जो कि स्वपोषित घटक कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कहा जाता है। स्वपोषक जो पदार्थ हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें अगर भोजन की आवश्यकता होती है हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, परंतु जो पौधे हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर न रहकर एक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, इसमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है पौधों को भोजन बनाने के लिए, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक है और साथ ही खनिज तत्व जो कि मिट्टी से प्राप्त होते हैं वो उन चीजों की आवश्यकता होती है। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत जब स्वपोषित तत्व कार्य करते हैं तो स्वपोषित तत्व अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं परपोषी, जैसे कि हम जीव जगत जितना भी है, जो पशु है, पक्षी है, ये सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट कहलाते हैं। हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट में जब उत्पादक होते हैं, उत्पादक के ऊपर जब परपोषी निर्भर रहते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट के आधार पर ही हम देखते हैं कि ये 3 स्टेजेस में कार्य करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टैट्रिक कंज्यूमर। प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर है डीकंपोजर, कुछ ऐसे जीव तत्व होते हैं जो अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। अपघटक जब जीव और पेड़ पौधे अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं और वो अपना अस्तित्व एक मृदा के अंदर, जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि मानव 5 तत्वों में विलीन हो जाता है जब उसकी मरणावस्था आती है, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सारी चीजें अपनी अपनी जो 5 तत्व है, पांचों तत्व अपने अपने, जब व्यक्ति
कि मरने की जो अवस्था आती है, जो जो सांस है वो वायु में चली जाती है, शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है, जल अपने रूप में निष्कासित हो जाता है। इस आधार पर पांचों तत्व कार्य करते हैं और इसी आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टैट्रिक कंज्यूमर भी कार्य करते हैं और इसी के आधार पर डीकंपोजर बनता है जिसमें अपघटक के रूप में होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तृतीय उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता है। पोषी स्तर है, उत्पादक पेड़ पौधे हुए, प्राथमिक उपभोक्ता उनको खाने वाले जैसे खरगोश वगैरह हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हुए। द्वितीय उपभोक्ता की बात करते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में उनको खाने वाले थोड़े से बड़े जीव हुए। तृतीय उपभोक्ता जो कि सबसे बड़ी जीव है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से पोषक स्तर कार्य करता है। इंटरडिपेंडेंसी इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अंतर्गत अंतर निर्भरता देखी जाती है। जैसे वनों के आधार पर अंतर निर्भरता अलग होती है, घास के मैदानों के आधार पर अंतर निर्भरता अलग होती है और तालाब के आधार पर अंतर निर्भरता बहुत अलग देखी जाती है। वनों के आधार पर अगर देखें तो पेड़ पौधे, ये जो छोटे जो घास वगैरह को खाने वाला है, जिसमें इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि हिरन है, फिर उसको खाने वाला बड़ा जीव है शेर है। तो इसी तरह से उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता वन क्षेत्र के आधार पर कार्य करता है। घास के मैदानों के आधार पर जो आहार श्रृंखला देखी जाती है, जिसके अंतर्गत जो छोटे पौधे हैं उन पर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खाने वाले टिड्डे होते हैं। टिड्डों को खाने वाले जिसमें मेंढक बताया गया है, मेंढक को खाने वाला सर्प, सर्प को खाने वाला बाज। तो इस तरह से ये जो आहार श्रृंखला है घास के मैदानों में देखी जाती है कि जो छोटी छोटी घास है वहां से वो श्रृंखला शुरू होती है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तालाब के क्षेत्र में बात करते हैं, तालाब को क्षेत्र में खाने वाले जो जीव हैं वो भी अपने अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। समुद्र है, समुद्र में नीचे बहुत ऐसे पौधे होते हैं, जलीय पौधे बोले जाएंगे हम। पौधे, कुछ पौधे ऐसे हो जो स्थल पर उगते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर देखे जाते हैं, समुद्र के अंदर अपना स्थान रखते हैं। उनको खाने वाले हैं, उनके ऊपर जो जीव है, जलीय पौधों के ऊपर जो छोटे छोटे से जीव हैं उनको खाने वाले, जैसे कि यहाँ पर बिच्छू दिखाया गया है, बिच्छू को खाने वाला, या मछली दिखाया गया है, मछली को खाने वाला जो अपन बोल सकते हैं जल में रहने वाले जो बड़े बड़े उनको खाने वाले बड़े जीव हैं, बतख हैं। ये सारी चीजें अपने रूप में तालाब के रूप में कार्य करती हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी, अंतर निर्भरता हमें पर्यावरण की अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। वन के आधार पर अलग, घास के मैदानों के आधार पर अलग और तालाब के आधार पर अलग। तो इन तीनों आधार पर अगर हम देखें कि पर्यावरण किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहता है और इसी तरह से मनुष्य भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहता है। यह है खाद्य जाल। ये तो थी एक श्रृंखला जिसके के बारे में आपको पहले बताया था, और अब जो बताया जा रहा है वो एक खाद्य जाल के रूप में, एक वेब जाल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मकड़ी का जाला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, हमें पता नहीं चल पाता कि उसने अपना जो घर बनाया है वो किस आधार पर बनाया है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। इसी आधार पर वेब जाल को अगर हम देखें, यहाँ पर खाद्य जाल की बात करें तो इसी तरह से जो जीव हैं एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी रूप पर निर्भर रहते हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तीनों उपभोक्ता हैं उत्पादक के ऊपर ही निर्भर रहती हैं और इस तरह से एक पर्यावरण की जो क्रिया है, एक पारिस्थितिकी, वो चलती रहती है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या और ये किसी भी जीव का दिन प्रतिदिन कम होना, लुप्त होना। जैसे डायनासोर हैं, वो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर हम देखा जाए कि हमारा राष्ट्रीय पशु है बाज, उसकी भी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो जब किसी जीव की विलुप्तता होती है तो वहां पर पारिस्थितिकी गड़बड़ा जाती है। इसी का इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। किसी भी एक जीव की वृद्धि ज्यादा होने लगती है और उसका प्रभाव अपना एक साइड इफेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मरीज है, बीमार हुआ है, अगर उसे गोली की आवश्यकता है, उसको अगर सही दवा नहीं दी जाए तो उसके अलग अलग सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे और उसमें अलग अलग कॉजेज देखे जाते हैं। कॉजेज के अंतर्गत उसमें और नई नई बीमारियां पनपने लगती हैं। इसी आधार की यही जो प्रक्रिया है वो हमारे इन्वायरमेंट में देखी जाती है। अगर किसी एक जीव की विलुप्तता कम होती गई, अगर हमने उसके ऊपर संरक्षण नहीं किया, उसके लिए हमने प्रोटेक्शन नहीं दिया, तब तक वो हमारी जो पारिस्थितिकी है वो पूरी तरह लुप्त होती चली जाएगी। तो यही चीज हम इस खाद्य जाल के अंतर्गत देखते हैं। और इसी का जो प्रभाव देखा जाता है, जैसे कि इस ऊर्जा के प्रभाव के आधार पर होता है, जिसमें सौर विकिरण स्वच्छ वायुमंडल से गुजरती हैं। अधिकतर विकिरणें पृथ्वी की सतह पर अवशोषित कर ली जाती है। जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, कुछ किरणों को तो पृथ्वी
अपने अंदर समाहित कर लेता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस पर्यावरण के अंतर्गत दे देता है। जो सूर्य और पृथ्वी है, इसकी अपनी एक अलग अलग क्रियाएं करती है, जिसमें हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है वर्तमान में, ओजोन लेयर का जो छेद हो रहा है, ये सारी क्रियाएं इसी आधार पर कार्य करती हैं। वायुमंडल में इसका परिवर्तन अलग अलग रूपों में देखा जाता है। तो ये है एक तरह से एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। अब हम जान चुके होंगे कि आप लोगों को ये चीजें पता लग चुकी होंगी कि किस तरह से एक ऊर्जा का, एक प्रकाश का अपना एक अहम महत्व है पर्यावरण के